विश्वास से कह सकता हूँ कि काफी कुछ चीजें आती है। मेंस का आपने कितना अच्छे से बोला, आपने हर पार्ट वाइज इसको लेके चला। मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपीरियंस को ये भी बड़ा इशू रहता है, पूछते रहते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन चाहता था कि आप उसको थोड़ा अपना अप्रोच बताएं कि इस क्वेश्चन को अगर टैकल करना है तो कैसे टैकल करें। एक पेपर हम लोगों ने निकाला था, एक बार उसको आप देखें। जैसे ये पेपर आपका सेकंड पेपर का पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा ये नहीं पूछूंगा कि आपने इसको कैसे लिखा, ये पूरी बात नहीं, एक अप्रोच कि इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए, दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। Do you agree with the view that our constitution has given fundamental rights by one hand and taken them back by another hand? तो ये क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स ये होता है कि मौलिक अधिकार लिखना शुरू कर देते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। थोड़ा सा बताइए कि इसको लिखें कहाँ से स्टार्ट करें, कितने वर्ड में लिखना ठीक रहेगा, कहाँ पर इसको ड्रॉप करें, एंड क्या करें, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर देखिए, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें सबसे पहले आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को देखना होता है। अगर आप एग्जामिनर खुद हैं और आपने पेपर बनाया है तो आप किस कंटेक्स्ट में आप पेपर बना रहे हैं इसको पहले देखिए। तो जैसे यही सवाल है कि डू यू अग्री विद द व्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। तो इस टाइम पे अगर ये सवाल आपके सामने आया है तो किस लिए आया है, आपको इस चीज को पहले पैराग्राफ में एड्रेस करना है। हाँ ठीक है, बहुत लोग लिखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है कैसे है, तो आप एक लाइन में दे दीजिए, चलिए इंट्रोड्यूस करने के लिए दे सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ दिस एंड दैट, बट ये एक लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपको इसका कंटेक्स्ट लेके आना है। जैसे कि कंटेक्स्ट का कहने का मतलब ये है कि ये सवाल क्यों आपसे पूछा गया है, उस चीज को एड्रेस करना है। जैसे इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स दिए थे कि उस टाइम पे ये भी था कि जैसे राइट टू स्ट्राइक कहाँ कहाँ पर हो, कहाँ पर होना चाहिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिल्ली की कई सड़कें जाम हो जा रही थी उस टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि राइट टू स्ट्राइक शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ राइट टू कम्यूट। ऐसा होता है कि आप जो जैसा जितना आपका अधिकार है उतना ही अधिकार दूसरे किसी का भी है, तो इन दोनों राइट्स को बैलेंस करके चलना है। तो इसलिए करके ये एक तरह से देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहना है कि आप एक वन हैंड से फंडामेंटल राइट्स लेते हैं, दूसरे हैंड से फंडामेंटल राइट्स वापस, मतलब एक साइड से एक हैंड से देते हैं, दूसरे हैंड से ले लेते हैं, तो इसमें राइट और ड्यूटी की कोरिलेटिविटी आती है कि आपको एक राइट दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के राइट के एक्सपेंस में उस राइट को यूज करने लगे। आपको उस राइट के लेकर के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए कि आप उस हद से ज्यादा आप उस राइट का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें कई सारे आपको, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें आंसर की, तो इसमें ये पेपर मैंने लगभग 3.5 पेज में लिखे थे इस आंसर को। तो पहला पैराग्राफ में मैंने जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ लिखा, एक लाइन में ही एड्रेस किया, उसको एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये करंट अफेयर्स का सारा कंटेक्स्ट चालू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे किया है, इस लेकर के ये चीज स्टार्टिंग हुई। उसमें एक वर्ड पहले पैराग्राफ में जरूर होना चाहिए कि इन दिस कंटेक्स्ट। ये इन दिस कंटेक्स्ट जो वर्ड है, ये एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि जो बच्चे ने लिखा है वो इस क्वेश्चन की फिलॉसफी को समझता है, एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया है उस चीज को समझता है। तो वो चीज लेकर के आए कि आपको कंटेक्स्ट वहां पे सेट कर दिया। उसके बाद से आपको सवाल में जो क्वेश्चन का डायरेक्टिव है, जैसे क्वेश्चन डायरेक्टिव होता है कि आपको जो जैसे सेकंड क्वेश्चन में इवेलुएट है, फर्स्ट क्वेश्चन में डू यू अग्री है, तो ये क्वेश्चन का डायरेक्टिव हुआ। तो इसको आपको पहले फ्रेमवर्क में बनाइए कि ये पूछा है डू यू अग्री, तो आपको ऐसा नहीं कि पहले पेज पे लिख देना है हाँ हम अग्री करते हैं या हम अग्री नहीं करते हैं, ये चीज आपको पहले प्रूव करनी है पूरे आंसर्स के दौरान, और लास्ट में लिखना है यस आई अग्री विद दिस थिंग। तो इसमें मैंने पहले स्टेज में ये चीज लिखी किस तरीके से आपने पहले तो इंट्रोडक्शन कर दिया, उसमें कंटेक्स्ट सेट कर दिया। उसके बाद से जो सेकंड भाग चलेगा उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंडामेंटल राइट को एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से दे देता है। मतलब ये चीज पहले जस्टिफाई कर दीजिए डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आप क्या कह सकते हैं, मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जाके नहीं प्रोपेगेट कर सकते, या किसी के मतलब प्रोपेगेट आप उस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसको आपको दिखा दीजिए पहले। ये प्रूफ कर देने के बाद आप थर्ड में देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है,
ये चीज, ये जो पॉइंट है जो एक एक्स्ट्रा है कि इससे क्या हो जाता है, ये तो जी सवाल जी पूछ दिया इन्होंने, आप उसको प्रूव भी कर दिया, यस आई अग्री कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन बहुत इससे क्या बढ़िया। सिद्ध होता है, क्या साबित होता है, क्या मतलब इंडियन पब्लिक या इंडियन पॉलिटी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो चीज भी देनी चाहिए। तो वहां पर बिल्कुल मैंने बिल्कुल लिखा था कि ऐसा करने से इंडियन पॉलिटी में, इंडियन सोसाइटी में हार्मोनी बनी रहती है, एक सोशल बहुत ऑर्डर जो बढ़िया। है वो बना रहता है। तो वो बिल्कुल चीज बिल्कुल बिल्कुल। आपको एंड में लिखेंगे तो एग्जामिनर नॉर्मली क्या होते हैं कि मतलब लाइन बाय लाइन तो कोई किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर चेक नहीं कर पाता है, वो एक होता है, बिल्कुल वो हम लोग बिल्कुल मान के भी चलते हैं। तो इसलिए कि आपको शुरू में उसका अटेंशन को फिक्स करिए कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, आगे बीच जी में जी। भी कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालिए, और लास्ट में जो आप पॉइंट जो क्वेश्चन कंक्लूड कर रहे हैं वहां पे बिल्कुल आपका विजडम झलकना चाहिए, जो पूरे आंसर का है, वो पूरे जो आपकी जो खुद की थिंकिंग है वो झलकनी चाहिए। तो बहुत इससे जो बढ़िया। आप एंड करेंगे तो ये जाकर के फिर जाकर ये सवाल सही से बन पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी लास्ट में आप हाँ अपना कंक्लूजन दें और आप इस जी स्टेटमेंट से क्या हाँ हो, आप अपने आप को एग्री हाँ दिखाएं कि हाँ आई एम अग्री एग्री दिस जी सेंटेंस, दैट्स गुड। जी और स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा दें। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने जो बोली कि भाई जी आप जो प्रश्न आप दे रहे हैं, उत्तर जो आप लिख रहे हैं, उस उत्तर के अंदर आप हाँ इसको अच्छे से बताएं कि भाई करंट से कैसे जुड़ा, क्योंकि जब तक आप इस जी कंटेक्स्ट को नहीं डालेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना, और दो तीन जी एग्जाम्पल जोड़ दें, जैसे शाहीन बाग वाला आपने जी एग्जाम्पल दिया क्योंकि उस समय जी वही चल रहा था। अब हम जी प्रेजेंट बात करें तो कुछ आंदोलन चल रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं, तो जी उन जी जी आंदोलनों का आप जिक्र कर सकते हैं। और बहुत सही बात है कि स्टेटमेंट कहा जाता है कि आपके राइट तभी तक आपको मिलेंगे जब तक आप दूसरे के हम्म राइट में इंटरवेन नहीं कर रहे हैं। जी जैसे ही भाई आप पब्लिक ऑर्डर, आर्टिकल 19(1) में दिया गया कि राइट टू जी स्पीच, लेकिन वही आर्टिकल 19(2) में क्या दिया गया है कि आपको पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन से डिस्ट्रॉय करना नहीं है। करना है। तो जी आप जी अगर रोड करना पे है। बैठ जाएंगे, भाई ठीक है आपको आंदोलन करने का अधिकार है, तो दूसरे बंदे हाँ को उस रोड से, पब्लिक रोड से जाने का अधिकार है। आपने उसके जी अधिकार को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं वायलेंस कर दिया, तो आपका अधिकार जी वहां पर क्या होगा, ब्रेक होगा। तो राइट्स जी मिले हैं, तो राइट्स के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। और जब भी हम जी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देखते हैं, बहुत बढ़िया, जी जी इतने सुंदर तरीके से आपने इसको पूरे क्वेश्चन को बताया। जी आशीष जी, एक क्वेश्चन का मेरा मन और कर रहा है, ये दोहरा बता देते जी तो काफी जी अच्छा स्टूडेंट्स के लिए रहता। जी सर, सेकंड ना। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुत्व संपन्न विधि निर्माती जी संस्था है, इस कथन जी की समीक्षा कीजिए। इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सर्विन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, एवेल्युएट दिस जी स्टेटमेंट। जी। अब सर ये जो क्वेश्चन है, जिसे इसका सबसे पहले डायरेक्टिव देखें तो इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट, तो कहने जी का मतलब ये कि इन्होंने, एग्जामिनर ने ओपन स्टेटमेंट हमारी तरफ दिया है कि जी इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। आप जी, इससे, ये एक तरह से फर्स्ट वाला ही हुआ। इवेल्युएट बिल्कुल करने का मतलब होता है कि आप इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को जज कीजिए किस हद तक ये चीज सही है और बिल्कुल किस बिल्कुल किस हद तक ये चीज गलत है। अब जैसे बिल्कुल इस टाइम इसका भी एक कंटेक्स्ट है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल, कहा कि इंडियन पार्लियामेंट नॉन सॉवरेन, नॉन सॉवरेन का मतलब होता है कि आप अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, बहुत एक तरह बढ़िया, से सिंपल वर्ड्स में बोले तो। एक बिल्कुल इन्होंने कहा कि नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। अब बिल्कुल पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है लॉ मेकिंग, लॉ बिल्कुल। मेकिंग है और वो भी नॉन सॉवरेन है। तो हम्म, इसका कंटेक्स्ट ये था कि उस टाइम पे डब्ल्यूटीओ वगैरह से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस आ रखे थे, जैसे बहुत हमारे बढ़िया, कृषि कानून ही है, तो डब्ल्यूटीओ के जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो चीजें बनी हुई हैं, जो नॉर्म्स हैं, उन्हीं को कंटेक्स्ट, उन्हीं को ध्यान में रख के ही लॉ, कृषि कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बहुत एग्रीकल्चर बढ़िया, सब्सिडी है एक हद से ज्यादा नहीं दे सकते, बिकॉज डब्ल्यूटीओ अलाउ नहीं करता है। बहुत तो बढ़िया, ये एक तरह से हमारी सॉवरेनिटी हमसे छीनी जा रही है ना। तो बिल्कुल, उस कंटेक्स्ट में ये चीज मैंने पहले लाइन में लिखी थी कि जैसे कई बहुत सारे बढ़िया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो कि हमारे जैसे जैसे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो रूल्स होते हैं, उनके जो रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हमारी संसद जो है कानून बना सकती है। हर बहुत एक बढ़िया, क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार जरूर है, लेकिन वो हर जगह सॉवरेनिटी नहीं मिलती है। इंटरनल बहुत बढ़िया, अफेयर्स में जरूर है सॉवरेन, बट एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो आप बहुत दोनों बढ़िया, पहलू लेकर के चलें कि किस हद तक सॉवरेन है और किस हद तक नॉन सॉवरेन है। और बहुत बढ़िया, लास्ट में फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जिस पहले वाले क्वेश्चन में कि पूरे इंडियन सोसाइटी में हार्मोनी बनी रहती है, उसी तरह मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा कि इंडियन पार्लियामेंट एक, जैसे हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, तो बिल्कुल, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये होता है कि हम पूरे वर्ल्ड को एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल पीस में को मान करके चलते हैं। तो हमारी बिल्कुल, संसद जो कानून बनाती है वो सिर्फ भारतीयों के मतलब वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि पूरे
वर्ल्ड एनवायरनमेंट अफेयर्स को देख करके बनाए जाते हैं। जी, तो जी। इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये नॉन सॉवरेनिटी हमें भले एक साइड बुरी लगे, लेकिन ये हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए अच्छी चीज है। तो बहुत उसको बढ़िया, आपको बहुत दोनों बढ़िया। को दिखाइए और लास्ट में सिग्निफिकेंस लिखिए, तो ये चीज है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 स्ट्रक्चर लेकर के चले तो कोई भी बिल्कुल। क्वेश्चन टैकल हो जाता है। इंट्रो हो जाता है, फिर आपका बॉडी हो जाता है और आपका जी कंक्लूजन हो जाता है। जी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी क्वेश्चन का, आप कंटेक्स्ट देखिए कि किस रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी क्यों पूछा गया। कहीं ना पूछा कहीं गया। इसका कुछ ना कुछ करंट में कोई ना कोई लिंक होगा। जी जी तो जब तक आप उस जी कंटेक्स्ट को नहीं देखेंगे, तो तब तक आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से, किसी प्रश्न को आप बेहतर तरीके से नहीं लिख जी पाएंगे। जी तो सर। ये आपको बहुत जरूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है। और आप एग्जाम्पल जरूर कोट कीजिए। देखिए, मैं हमेशा, जी और सर। जो भी आशीष जी ने कहा करंट अफेयर्स में, कि आप जब किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, तो आपकी बातें में वजन आ जाता है, वेट हो जाता है कि जी हाँ सर। भाई, ये बंदा जो बोल रहा है वो अच्छे से बोल रहा है, वो सही बात जी बता रहा है। तो ये बहुत हाँ जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने बताया आशीष जी। आशीष जी, एक प्रश्न मेरा मनोर कर रहा है कि जो बिहार के 2 जी सर। क्वेश्चन बिहार में से आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, इसमें जी से भी सर। कोई एक प्रश्न बताइए कि, क्योंकि देखा कि पॉलिटी का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बिहार से है तो बीपीएससी जरूर बिहार से लिंक जरूर करता है। जी सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भारतीय जी राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस जी तथ्य सर। को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। जी द सर। सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज is not nationalistic but is the individualistic. जी Explain सर। this fact in the context of Bihar state. अब इस क्वेश्चन का भी कंटेक्स्ट जो था, उस टाइम पे स्टेट इलेक्शंस हुए थे और स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए थे। तो बहुत रिजल्ट्स बढ़िया। आ गए थे तो कई सारे आर्टिकल्स ऐसे चल रहे थे कि बिहार में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक है। ये क्वेश्चन एज फेस, इट इज करंट अफेयर से लिया गया। तो बिल्कुल फेस हो गया उस है। तरीके से देखें तो वहां से आपको इसका कई सारा कंटेंट मिला था। लेकिन बहुत इसमें बढ़िया। जो बोला, जैसे डायरेक्टिव है एक्सप्लेन दिस फैक्ट, तो ये हम्म, जो एक्सप्लेन है इसमें एक हिस्टोरिकल चीजें भी आनी चाहिए कि क्या कारण बिल्कुल है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉट नेशनलिस्टिक बट इंडिविजुअलिस्टिक हो रखी है। तो बिहार के कंटेक्स्ट में बताना है। तो बिहार स्टेट बिल्कुल में जो भी चीजें हुई हैं मंडल पॉलिटिक्स से लेकर के अब तक, कैसे कैसे जनता पार्टी बनी थी, उनका कैसे कैसे डिवीजन हुआ, कई कई तरीकों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनती गई, और स्टेट का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो मतलब बिहार में जो भी कम्युनिटीज हैं वो जी, कैसे जी। कैसे मतलब उनका वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये सब चीज इसमें मैंने 2-3 मैप भी बनाए थे पूरे बिहार जी, का, वो दिखा करके, और इन कम्युनिटीज के यहाँ यहाँ पर ज्यादा ज्यादा वोटर्स मतलब वोटिंग परसेंटेज क्या है, और साथ साथ कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के नाम नहीं लेना है बिल्कुल जरूर, लेकिन आपको एक रिफ्लेक्शन जरूर देना है कि इन जो बिहार का जो है वहाँ पे लोग अपना केवल क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं ना कि वन डज नॉट बल, कास्ट वोट इन बिल्कुल बिहार बट वोट देयर कास्ट, ये चीजें होती हैं। तो बिल्कुल। वो है वही चीज, लेकिन उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करके लिखने का, तो बहुत बढ़िया। उससे उससे आपको मिल जाएगा। ये मेनली क्या है, जब डायरेक्टिव को देखिए एक्सप्लेन दिस फैक्ट है तो उसमें आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लेके आइए, कुछ डेटा यूज कीजिए करंट अफेयर्स का जो भी बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल था उसमें। हाँ, तो बिल्कुल उससे हो बिल्कुल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए, बड़ा अच्छा से आपने बताया। तो थोड़ा सा मैं जानना भी चाहता था कि भाई एक व्यू क्या होना चाहिए हमारे पढ़ाई करने का, आंसर जी सर। लिखने का, तो वो आपने बड़े अच्छे से बताया। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। आपने जीएस के बारे में तो अच्छे जी से बताया, सर। थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में बात करें, ज्योग्राफी के बारे में।